में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश मुरैना में आयोजित 3 दिनों का कृषि मेला, प्रदर्शनी और प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि मेला चंबल ग्वालियर अंचल के लिए मील का पत्थर होगा साबित। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने धान खरीद की समीक्षा। कहा, क्रय केंद्र पर आने वाले प्रत्येक किसान का खरीदा जाए धान। कृषि मंत्री ने किसानों से डोर टू डोर संपर्क कर क्रय केंद्र पर आने के लिए प्रोत्साहित करने का दिया निर्देश। मध्य प्रदेश कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा, किसानों को तवा बांध से सिंचाई के लिए पानी होगा उपलब्ध। कहा, टेल एंड के किसानों को प्राथमिकता से उपलब्ध कराएं पानी। नहर के टेल एंड से अपर एरिया तक निरंतर रखी जाए निगरानी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के बारे में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से ली जानकारी। आयोग ने कहा, किसान मजबूरी में जला रहे हैं पराली। मामले की 18 नवंबर को होगी सुनवाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश मुरैना में आयोजित 3 दिनों के लिए वृहद कृषि मेला, प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। तीसरे और अंतिम दिन भी हजारों किसानों ने इसमें शिरकत की। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सांसद वीडी शर्मा थे। अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने की। केंद्रीय मंत्री तोमर ने इस कृषि मेले में हजारों किसानों को प्रशिक्षण देकर उनका मार्गदर्शन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सहित देश भर के कृषि संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिकों का धन्यवाद दिया एवं आयोजन में सहयोग के लिए मध्य प्रदेश शासन व जिला प्रशासन के साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों तथा स्टॉल लगाने के लिए विभिन्न कृषि संस्थानों तथा कंपनियों का भी आभार माना। तोमर ने कहा कि हमारा देश और चंबल क्षेत्र भी कृषि प्रधान है। हम कृषि को जितना ताकतवर बनाएंगे उतना ही ताकतवर देश व चंबल क्षेत्र भी बनेगा। कृषि की अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है कि देश पर कभी भी कोई संकट आए तो कृषि क्षेत्र उससे देश को उबार सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि खेती की लागत कम हो और किसानों की आमदनी बढ़ती रहे। उत्पादों की गुणवत्ता भी उच्च किस्म की होनी चाहिए। खेती में पानी का कम उपयोग होना चाहिए। सूक्ष्म सिंचाई की ओर से ज्यादा जाना चाहिए और खेती में यूरिया, DAP का कम उपयोग हो। वहीं बायो फर्टिलाइजर एवं नैनो यूरिया का इस्तेमाल बढ़ना चाहिए। जैविक व प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहिए। प्राकृतिक खेती से गायों की उपयोगिता भी बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने धान खरीद की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्र पर आने वाले प्रत्येक किसान का धान आवश्यक खरीदा जाए। ADM वित्त एवं राजस्व नागेंद्र कुमार सिंह ने कृषि मंत्री को अवगत कराया कि अभी तक 132 किसानों से 373 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है, जिस पर कृषि मंत्री ने किसानों से डोर टू डोर संपर्क कर क्रय केंद्र पर आने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई किसानों की फसल क्षति की क्षतिपूर्ति के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। ADM वित्त एवं राजस्व ने अवगत कराया कि फसल क्षति आंकलन के उपरांत कुल 7,456 किसानों के खाते में 2,42,18,108 रुपए भेजे जा चुके हैं। कृषि मंत्री ने उर्वरक एवं बीजों की उपलब्धता की समीक्षा भी की। कृषि मंत्री को अवगत कराया गया कि DAP की माह नवंबर के लक्ष्य 9,300 मीट्रिक टन के सापेक्ष 10,270 टन DAP उपलब्ध है। जनपद में यूरिया एवं बीज की भी पर्याप्त उपलब्धता है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
और मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि तवा बांध से सिंचाई के लिए पानी सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। उन्होंने रविवार को दूरभाष पर जल संसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री राजा राम मीणा को टेल एंड के किसानों को सिंचाई के लिए प्राथमिकता से पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधीक्षण यंत्री को टेल एंड पर जाकर मौका मुआयना करने को भी निर्देशित किया है। कृषि मंत्री पटेल ने अधीक्षण यंत्री मीणा को रबी की सिंचाई के लिए तवा बांध से किसानों को समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नहर के टेल एंड से अपर एरिया तक निरंतर मौका मुआयना किया जाकर निगरानी भी रखी जाए, जिससे कि सभी किसानों को समय पर पानी उपलब्ध हो सके। होशंगाबाद, सिवनी, मालवा, इटारसी और हरदा के किसानों को उनके लिए निर्धारित की गई मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। पटेल ने इस मौके पर कहा कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, किसानों को खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों को उनके गांव में खाद उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस महीने की 10 तारीख को वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के बारे में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से जानकारी ली। आयोग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं। राज्य सरकारों द्वारा किसानों को फसल कटाई की मशीनें उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि पराली की समस्या से छुटकारा मिल सके। आयोग ने कहा कि सरकारों की विफलता के कारण ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत या वर्चुअली उपस्थिति रहने के लिए कहा है। आयोग ने आज हुई सुनवाई के दौरान उठे मुद्दों पर मुख्य सचिवों से 4 दिन के भीतर जवाब देने को भी कहा है। उर्वरक मंत्रालय में सचिव अरुण सिंघल ने खास मुलाकात में बताया कि इस साल के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी पर सरकार का 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च होने की उम्मीद है। इस मुलाकात के संपादित अंश को देखते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी में। तो हम ये माने कि हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इस पर हम जा रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट किसे देंगे आप? किसने बनाया ये? कैसे आपने कहा दुनिया को ये देन है? इफ्को ने किया था इस रिसर्च को, उन्होंने इसको बनाया है और टेक्नोलॉजी कामयाब है, उसके परीक्षण हो गए। 2 चीज़ें देखते हैं हम लोग जब कोई नई प्रोडक्ट आती है, एक तो उत्पादकता के ऊपर उसका क्या असर है, वो फील्ड ट्रायल से पता लगता है। दूसरे वो सेफ़ है कि नहीं। तो ये शुरू में कुछ लोगों ने कहा था कि नैनो यूरिया का छिड़काव करेंगे तो उसके कण उड़ के जा सकते हैं, सांस में किसी के साथ जा सकते हैं, तो इसका कोई शरीर के ऊपर बुरा असर तो नहीं होगा। तो सेफ्टी के ट्रायल्स भी हो गए और उसमें भी पाया गया कि इसमें कोई समस्या नहीं है। तो पूरी तरह से नैनो यूरिया सेफ़ है, सुरक्षित है और इफ़ेक्टिव है। बहुत पूरे देश की बचत होती है। अगर मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहूँ तो इस साल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यूरिया के ऊपर जो खर्चा होगा बजट में वो 1,70,000 करोड़ रुपए होगा। तो कल को सोचिए कि नैनो यूरिया आ जाए तो इसमें से 1 लाख करोड़ बच जाए, केवल 70,000 करोड़ ही खर्चा हो। तो देश की कितनी बड़ी बचत है, पर्यावरण की कितनी बड़ी बचत है कि आप अनावश्यक फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम हो रहा है। हर तरह से बहुत अच्छा है। और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि अब नैनो DAP भी बना ली है हम लोगों ने। नैनो DAP का भी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए कृषि विभाग में आवेदन कर रखा है और वो अगर हो गया तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि फॉस्फोरस और पोटाश में जैसा मैंने कहा कि हम हमारे बहुत हद तक आयात पर ही निर्भर हैं। तो अगर DAP भी बचती है नैनो DAP बना के तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। तो कोई समय सीमा इसके लिए दे सकते हैं कि कब तक हम इसको कर पाएंगे? नैनो NAP जो भी आपने कहा, नैनो यूरिया तो हो गई है और वो मैंने जैसे कहा कि 2025 तक हम 44 करोड़ बोतल बनाएंगे। नैनो DAP का उम्मीद करते हैं कि अगले साल से उत्पादन शुरू हो जाएगा। FCO में जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो अगले साल से उत्पादन शुरू हो जाएगा जी। लेकिन अभी जो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर पाते हैं सर, उसमें कितनी कंपनीज इन्वॉल्व हैं? सरकारी कंपनियाँ कितनी हैं? प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है? आगे जाते हुए आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये पूरा इकोसिस्टम किस तरह से प्ले आउट होने जा रहा है? यूरिया बनाने वाली अभी इस समय 34 कंपनियां हैं, SSP बनाने वाली 110 कंपनियां हैं, DAP बनाने वाली भी 28-30 कंपनियां हैं। तो कंपनियां सब मिला के सारी कंपनियां जोड़ लेंगे तो करीब 200 कंपनियां हैं जो देश में खाद बनाती हैं या आयात करके लाती हैं।
और इसमें से 9 कंपनियां सरकारी हैं। 9 में से खाद बनाने वाली कंपनियां 4-5 हैं, कुछ अलग अलग काम करते हैं। PDIL कंसल्टेंसी की कंपनी है, वो कुछ अलग है, बट बनाने वाली 5-6 मुख्य कंपनियां सरकारी हैं। तो सरकारी में भी खाद बन रही है, प्राइवेट में भी खाद बन रही है, और हम लोगों का ये प्रयास हमेशा रहेगा कि आगे आगे प्राइवेट सेक्टर में ही क्षमता बढ़े, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है जिसको सरकार का करना ज़रूरी हो। कुछ चीज़ें स्ट्रैटेजिक तौर पे ज़रूरी होती हैं सरकार के लिए, जैसे न्यूक्लियर रिसर्च करनी है या स्पेस रिसर्च करनी है तो सरकार ही करती है। लेकिन खाद बनाने में ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार को ही बनाना ज़रूरी हो। तो हम लोग चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आगे आएँ, वो आगे आगे बनाएं, और जो सरकारी कंपनियां हैं उनको भी अगर अच्छा प्रस्ताव मिलेगा तो हम लोग विनिवेश करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई ऐसी आवश्यकता मुझे लगती नहीं है कि सरकारी कंपनी ही खाद बनाए। उर्वरक विभाग के सचिव अरुण सिंघल से खास बातचीत का अगला हिस्सा आप कल सुन सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर के कृषि कॉलेज में 4 दिवसीय कृषि तकनीक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में उन्नत कृषि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, दवाइयों आदि के विषय में किसानों को सलाह देने के लिए विभिन्न कंपनियों के स्टॉल लगाए गए थे। प्रदर्शनी का शुभारंभ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल और पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने किया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इन प्रदर्शनियों में किसानों को नई तकनीक के अलावा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे अधिक फसल ली जा सकती है और दवाई, खाद और समय भी बचाया जा सकता है। हम प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान दे रहे हैं। प्रदर्शनी देखने के लिए इंदौर और आसपास के किसान सहित एग्रीकल्चर कॉलेज के स्टूडेंट्स भी वहां पहुंचे। किसानों ने इस प्रदर्शनी को खेती में नई और उन्नत तकनीक को फायदेमंद बताया। किसानों को नई तकनीक की जानकारी देने के लिए वो प्रशिक्षण और वो उसका उपयोग करें, ताकि हमारे प्रदेश के किसानों की आय दोगुना हो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उसके लिए लगाए गए हैं। आज इंदौर में मैं और प्रेम सिंह पटेल जी ने यहाँ शुभारंभ किया है। इससे हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों का किसानों से आह्वान कर रहे हैं कि अधिक से अधिक किसान यहाँ आएँ, नई नई टेक्नोलॉजी देखें, जैसे ड्रोन से खेती हो सकती है, सिंचाई हो सकती है, कम लागत में, कम समय में हम जल्दी से सिंचाई करके हम दवाई भी बचा सकते हैं, खाद भी बचा सकते हैं और समय भी बचा सकते हैं और उत्पादन अधिक ले सकते हैं। ऐसी अनेक तकनीक है। दूसरा, प्राकृतिक खेती की ओर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश में हमने प्राकृतिक कृषि बोर्ड बनाया, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री जी हैं, और हम खुद प्राकृतिक खेती शुरू कर रहे हैं पूरे उसका, ताकि हमको प्राकृतिक प्रदेश और प्राकृतिक देश बनाना है, जिससे गौ माता की रक्षा भी होगी, गौवंश की रक्षा होगी, शुद्ध अनाज मिलेगा, जिससे जीवन बचेगा। नहीं तो पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से पंजाब में कैंसर ट्रेन चल रही है, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अडवाणी जी ने चेताया है कि अगर इसी प्रकार पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद का उपयोग होता रहा और पाउच का उपयोग होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी, कैंसर के ऐसे पेशेंट हो जाएंगे जैसे कोरोना के। इसलिए जीवन बचाने के लिए भी प्राकृतिक खेती आवश्यक है। उसके भी लोगों को जागरूक करने के लिए हमने किया है। गाँव-गाँव हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ छोटे किसानों के लिए अनाज काटने की सभी प्रकार की मशीनें है, ताकि वो स्वयं घर काट सकता है, ताकि पैसा ही नहीं लगा सकता और घर को खेती कर सकता है। तो मशीनें भी बहुत अच्छी है। हमने यहाँ बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ देखी है सर। फिर कुछ फार्मर्स से मिले हैं सर, जो मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से नए तरीके से किसानी करते हैं सर। न्यू जैसे ड्रिप सिस्टम्स देखे सर हमने, न्यू वैरायटीज़ देखी है सर प्लांट्स की सर। और फिर न्यू सीड्स देखे हैं सर, कुछ वैरायटीज़ जैसे कि हमारे ही महाविद्यालय में सर डेवलप की गई है, वो वैरायटीज़ हमने देखी है सर। और फिर कुछ न्यू मेडिसिन भी देखी है सर, बहुत कुछ देखा है सर। किसानों के लिए हर मेला जितनों में मैं आज तक गया, सभी लाभकारी मेले होते हैं। किसान में लेने की क्षमता और समझने की क्षमता होना चाहिए। तो पहला मुझे ग्रीनलैंड इंडिया वालों का एक ट्रैक्टर, जो गेहूं काटने की मशीन थी, जो आजकल सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है कि हार्वेस्टरों से गेहूं काटने के बाद जो भूसा है वो जब पराली जलाई जाती है और गाय भैंसों के लिए भूसा नहीं मिलता है, उसके लिए जो बहुत अच्छी मशीन थी, जो आप आराम से वो मशीन गेहूं काटती भी है और पूले बांध के। ऐसी मशीनों में अलग अलग तरह की मशीनें
चाहे काटने वाली मशीन हो, चाहे बोने वाली मशीन हो, चाहे खेत को कल्टीवेशन करने वाली, चाहे हाथ से करने वाली हो, छोटे किसान के लिए छोटी मशीन, बड़े किसान के लिए बड़ी मशीन, सभी तरह की मशीनें, फर्टिलाइज़र और आजकल जो संरक्षित खेती की जा रही है कवर करके सब्जियों की खेती, उसके भी अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं। कोको जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में जुगनू ब्लॉक के सीर गांव के किसान रासायनिक उर्वरकों को न कहकर नींबू की पैदावार के लिए जैविक खेती का उपयोग कर रहे हैं और पहले से 2 गुना पैसा भी कमा रहे हैं। पहले यहां के किसान पारंपरिक फसलों पर निर्भर थे और अधिक कमाई नहीं कर पाते थे, इसलिए अब किसानों ने अपनी खेती को मौसमी फसल से नींबू की खेती में बदल दिया है। सीर गांव के किसान सुभाष चंद्र का कहना है कि वे लंबे समय से खेती में लगे हुए हैं और मक्का, गेहूं और अन्य जैसी पारंपरिक फसलें उगाते हैं, लेकिन इससे उन्हें ज्यादा लाभ नहीं हुआ। इसलिए अब वे पारंपरिक फसलों के साथ साथ जैविक नींबू की खेती की और रुख किया है और अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। तो बचपन से हम खेती बाड़ी करते थे मक्की और गेहूं की, हमने देखा कि उसमें कोई फायदा नहीं था, खर्चा डबल हो जाता था लेकिन उसमें इतनी कमाई नहीं होती। उसके बाद हमने नींबू का प्रोजेक्ट जो है ये अपने हार्टिकल्चर वाले आते रहे तो ये बार बार बोलते रहे, फिर हमने ये प्रोजेक्ट लगा दिया नींबू का। स्टार्टिंग में तो डरते रहे कैसे लगाएंगे या क्या होगा, लेकिन ये सबसे हाईब्रिड पौधा है ये नींबू का, ये स्टार्टिंग में ही अपना फल देना शुरू कर देता है। और हमने इसमें देसी गाय का गोबर जो है पुराना होकर जब उसका खाद बनती है ना तो वो डाल के, बाकी इसमें खर्चा दवाई शवाई का कोई नहीं आता है। तो मैं यही कहूँगा कि प्लांटेशन करो अच्छे से और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप गेहूँ और कणक का हिसाब लगाओगे ना तो इसमें इतना नहीं आएगा जितना नींबू में आ रहा है। सेंटर की स्कीमें हम तक पहुँच तो रही हैं, सब्सिडी पर ही पौधे लगवाए हैं तो बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर में प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में सौर ऊर्जा और कुसुम योजना का लाभ उठा रहे किसानों का जिक्र किया। सोलर एनर्जी आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने उसकी नजीर पेश की। तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक किसान हैं थिरु के एजिलन। उन्होंने पीएम कुसुम योजना का लाभ लिया और अपने खेत में 10 हाउस पावर का सोलर पंप सेट लगवाया। अब उन्हें अपने खेत के लिए न बिजली पर खर्च करना होता है और न ही सिंचाई के लिए अब वो सरकारी बिजली की सप्लाई पर निर्भर हैं। राजस्थान के भरतपुर में ऐसे ही एक किसान हैं कमल जी मीणा। पीएम कुसुम योजना का लाभ उठा रहे हैं। कमल जी ने खेत में सोलर पंप लगाया, लागत कम हुई है और आमदनी भी बढ़ गई। कमल जी सोलर बिजली से दूसरे कई छोटे उद्योगों को भी जोड़ रहे हैं। उनके इलाके में लकड़ी का काम है, गाय के गोबर से बनने वाले उत्पाद हैं, इनमें भी सोलर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है और 10-12 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। I bought a solar water pump. The scheme which benefited with me, cutting away the expense of diesel for the pump and utilize the expense of my farm. With the help of power water supply has increased, so I change dryland crops to wetland crops. सबसे बड़ी बात यह है कि सौर ऊर्जा से पहले केवल मोटर ही चलती थी, अब जो यूएसपीसी जो कंट्रोलर है उससे मोटर के साथ साथ में कई इम्प्लीमेंट लगा के अच्छा व्यवसाय भी किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रहते हैं मंजूर अहमद लरहवाल। सर्दियों में बिजली ज्यादा खर्च होने के कारण मंजूर का बिल 4000 रुपए से ज्यादा आता था। घर पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के बाद उनका खर्च आधे से भी कम हो गया है। ओडिशा के करदापाल गांव में रहती हैं कुन्नी देवरी। आज सौर ऊर्जा से अपने और दूसरी महिलाओं के रोजगार के अवसर खोल रही हैं। आदिवासी महिलाओं को सोलर रीलिंग मशीन पर सिल्क कताई करना सिखाती हैं। सोलर मशीन के कारण इन आदिवासी महिलाओं पर बिजली के बिल का बोझ नहीं पड़ता और उनकी आमदनी भी हो रही है। हमने 5 किलोवाट का ये प्लांट लगवाया है, तो मेरी बिल पहले आती थी तकरीबन 4000 रुपये महीने की, तो अभी इसके बाद मेरी बिल आ गई है 1900, तो तकरीबन 50% का फायदा हो गया है। यहाँ पर जो ट्रैवल एरिया ना, यहाँ पे पावर कट बार बार हो रहे थे, बिजली
ज़्यादा नहीं मिल पा रहे थे और सोलर पावर में हम लोग को 24 घंटे तक बराबर ही काम कर रहे थे, तो पावर कट नहीं हो रहा था। छोटा सा मशीन कहाँ से भी हम लोग को बैठे के काम कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा वो मशीन। प्रधानमंत्री लगातार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश में अभिनव प्रयास कर रहे पुरोधाओं का जिक्र करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले बुनियादी बदलाव की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र का वाशिम जिला देश भर के आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। वाशिम जिले के पिछड़ेपन को मिटाने के लिए नीति आयोग जिले में विभिन्न विकास कार्य कर रहा है। मृदा एवं जल संरक्षण विभाग ने रिचार्ज पीट के माध्यम से घटते जलग्रहण क्षेत्र में भूजल स्तर को ऊपर उठाने की योजना बनाई है और वाशिम जिले में लगभग 150 ऐसे रिचार्ज पीट बनाने की योजना बनाई गई है और उनमें से 80 रिचार्ज पीट बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के आकांक्षी जिला वाशिम में जल संरक्षण के द्वारा भू जल स्तर को बढ़ाने की कवायद शुरू की गई है। जिले में किसानों के लिए बारिश के पानी के बह जाने की बजाय सीधे जमीन में इकट्ठा करने के लिए रिचार्ज बेड का सक्षम विकल्प दिया गया है। नीति आयोग जिले के विकास के लिए कई विकास योजनाएं चला रहा है। पानी के एकत्रीकरण से जिले में कई जगहों पर भूजल का स्तर बढ़ा है। प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे कुओं और बोरवेल आदि में पर्याप्त पानी जमा हुआ है, इसलिए रिचार्ज बेड योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए बारहमासी पानी की उपलब्धता कराई गई है। किसान इस योजना को काफी लाभदायक मान रहे हैं। मेरे पास 15 एकड़ खेती है। मेरे खेत में रिचार्ज बेड के खड्डे लिए थे। पहले खड्डे नहीं थे तो मेरे 2 जो चोल थे वो चिमक रहे थे। अब खड्डे की वजह से वो चिमक नहीं रहे और मेरे बॉडी की जो पानी पातली है वो भी बढ़ गई और वो बढ़ने की वजह से मैं खेती में सिंचन लेता। पहले इतना मेरा सिंचन होता नहीं था। मेरे खेत में का जो वेस्टेज पानी बह के जाता था वहाँ पे जल संधारण वालों ने 10 बाय 20 का ये गड्ढा करे, उसमें बहुत पानी झिरकता, उससे हमारे खेती को पानी मिल रहा है और उससे हम समाधानी हैं। उसमें हमने बावड़ी करे, बावड़ी को बहुत पानी लग गया। मेरा 2-3 एकड़ सिंचन चालू है। वर्ष 2020 में वाशिम जिले में प्रायोगिक आधार पर 10 किसानों के खेतों में रिचार्ज बेड तैयार किया गया था। इससे बड़ी मात्रा में बारिश का पानी सीधे मिट्टी में रिसने लगा, इसलिए पिछले साल फिर से 150 रिचार्ज बेड का लक्ष्य रखा गया है और उनमें से विभिन्न किसानों के खेतों में 80 रिचार्ज बेड बनाए गए हैं। नीति आयोग पुरस्कृत आकांक्षी जिला वाशिम अंतर्गत मौजे, नखत्राना, श्रीगिरी, धारागिरी ये 3 गांव मिला के एक पान लोड कंसीडर करके मृदा जल संधारण विभाग मार्फत 150 रिचार्ज पीट में से 80 रिचार्ज पीट का काम पूर्ण हो चुका है। रिचार्ज बेड के माध्यम से अब मानसून का पानी धीरे धीरे जमीन में समा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में भूजल स्तर में जबरदस्त वृद्धि हुई है और किसानों को बारहमासी सिंचाई की सुविधा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। अरुणाचल प्रदेश में मूंग की कटाई करें, यही
करते रहें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन। पहले चरण में राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं मतगणना 8 दिसंबर को होगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन। राज्य चुनाव आयोग 16 नवंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी करेगा। वहीं उम्मीदवार 19 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सभी 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं 7 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। भाजपा ने एमसीडी चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले बीते शनिवार को भाजपा ने 232 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। कांग्रेस ने भी एमसीडी चुनाव के लिए 250 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस ने भाजपा और आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए पार्षद रहे कई नेताओं को मैदान में उतारा है। सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई आवेदन अब ऑनलाइन हो सकेगा। अगले हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट आरटीआई पोर्टल शुरू कर देगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसकी जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में हाई कोर्ट के लिए ऑनलाइन पोर्टल की मांग की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग के लेखा परीक्षकों को आगाह किया है कि वो ग्राहकों से प्रभावित न हों और पूरी लगन से ऑडिट करें। वो दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 2 दिवसीय नियंत्रक सम्मेलन में बोल रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्कूलों और संस्थाओं के छात्रों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बच्चों को देश के भविष्य के निर्माता बताते हुए कहा कि बच्चों को लगन और परिश्रम से हर कार्य करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों की प्रकृति के प्रति भी चिंता करनी चाहिए। गोवा में आयोजित होने वाले 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए 75 क्रिएटिव माइंड्स को चुना गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्देश्य फिल्म निर्माण में विभिन्न प्रतिभा और युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना है। इस बार 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए फिल्म फेस्टिवल में 1000 से अधिक प्रविष्टियां आई हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। देश